मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, मैं इस समय वाचन कर रहा हूँ उपन्यास राग दरबारी का, जिसे लिखा है श्रीलाल शुक्ल ने। मित्रों, अब तक मैं उपन्यास राग दरबारी के भाग 24 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास राग दरबारी के 25वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। ओ सजना बेदर्दी बालमा, तुमको मेरा मन याद करता है, पर चाँद को क्या मालूम, चाहता उसको कोई चकोर। वह बेचारा दूर से देखे करे न कोई शोर। तुम्हें क्या पता कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। अब तो मेरी ये हालत हो गई है कि सहा भी न जाए, रहा भी न जाए। देखो न, मेरा दिल मचल गया, तुम्हें देखा और बदल गया। और तुम हो कि कभी उड़ जाए, कभी मुड़ जाए, भेद जिया का खोले ना। मुझको तुमसे यही शिकायत है कि तुमको प्यार छिपाने की बुरी आदत है। कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख तो आकर परवाने। तुमसे मिलकर बहुत सी बातें करनी है। ये सुलगते हुए जज्बात किसे पेश करें। मोहब्बत लुटाने को जी चाहता है, पर मेरा नादान बालमा न जाने जी की बात। इसलिए उस दिन मैं तुमसे मिलने आई थी। पिया मिलन को जाना, अंधेरी रात, मेरी चांदनी बिछुड़ गई। मेरे घर में पड़ा अंधियारा था। मैं तुमसे यही कहना चाहती थी, मुझे तुमसे कुछ न चाहिए। बस यह एहसान तेरा होगा मुझ पर, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। पर जमाने का दस्तूर है ये पुराना, किसी को गिराना, किसी को मिटाना। मैं तुम्हारी छत पर पहुंचती, पर वहां तुम्हारे बिस्तर पर कोई दूसरा लेटा हुआ था। मैं लाज के मारे मर गई, बेबस लौट आई। आधियों मुझ पर हंसो, मेरी मोहब्बत पर हंसो। मेरी बदनामी हो रही है और तुम चुपचाप बैठे हो। तुम कब तक तड़पाओगे? तड़पाओगे, तड़पा लो। हम भी तड़प तड़प कर ही तुम्हारे गीत गाएंगे। तुमसे जल्दी मिलना है। क्या तुम आज आओगे? क्योंकि आज तेरे बिना मेरा मंदिर सूना है। अकेले हैं, चले आओ, जहां हो तुम। लग जा गले से, फिर ये हंसी रात हो न हो। यही है तमन्ना, तेरे दर के सामने मेरी जान जाए। हाय, हम आस लगाए बैठे हैं, देखो जी मेरा दिल न तोड़ना। तुम्हारी याद में कोई एक पागल। छत पर बरामदे में एक ढेले से बधी हुई जो गंदी सी एक पुड़िया जमीन पर पड़ी थी, वह बाद में प्रेम पत्र साबित हुई। रंगनाथ ने उसे एक बार पढ़ा, फिर बार बार पढ़ा, और उसे समझने में देर न लगी कि यह पत्र उसी ने लिखा है, जिसका दबाव अपनी छाती पर महसूस करके उस रात उसे कोणार्क और खजुराहो याद आते रहे। रंगनाथ को यह भी स्पष्ट हो गया कि यह प्रेम पत्र उसके लिए नहीं, किसी और के लिए है। वह कौन है? रूपन। तो क्या यह पत्र बेला ने रूपन को लिखा है? और तो उस दिन इस छत पर आने वाली लड़की क्या बेला थी? यह समझना भूल होगी कि रंगनाथ इन सवालों का जवाब सोचते समय किसी महान न्यायशास्त्री या तर्कशास्त्री का पार्ट अदा करते हुए दो में दो जोड़कर चार की संख्या निकाल रहा था। वास्तव में एक ओर तो वह इस पत्र की लेखिका को बेला मानते हुए रूपन के साथ उसकी चूल बैठा रहा था, दूसरी ओर वह इस बात पर ताजुब कर रहा था कि शिवपालगंज में भी फिल्मी गानों का कोई इतना बड़ा विद्वान मौजूद है, जिसे पाकर विश्वविद्यालयों के अधिकारी उसे अपने गले लगाएं न लगाएं, उसके गले में फिल्मी साहित्य की डॉक्टरेट जरूर लटका देंगे। इन विचारों के साथ ही साथ रंगनाथ के भीतर एक और चीज उभर रही थी, जिसे फिल्मी भाषा में कहा जा सकता है, जाने फिर क्यों जलाती है दुनिया मुझे। वह जो उस दिन उसकी आवाज़ सुनकर हाय मैया का पवित्र मंत्र पढ़ती हुई वापस भाग गई थी, आज किसी दूसरे के लिए अकेले हैं चले आओ, जहां हो तुम जैसी अपील ब्रॉडकास्ट कर रही है। रंगनाथ के लिए असह्य था।
पत्र अपनी जेब में रखकर वह मकान के बाहर निकला। आज शहर में जोगनाथ का मुकदमा होने वाला था और शिवपालगंज में जो कोई भी कुछ शुमार किया जाता था उधर ही भागा जाता था। किसी गुंडे पर मुकदमा चल रहा हो तो ग्रामीण भाइयों की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि वे शहर घूम आएं और कचहरी देख लें। गुंडे को अपमानित होते देखकर उन्हें हार्दिक सुख मिलता है और गुंडे को भी। देखो, गांव के कितने आदमी मेरी मदद के लिए आए हैं, ऐसा समझकर हार्दिक सुख मिलता है। इसी परंपरा के अनुसार गांव के कई लोग शहर जा चुके थे और बहुत से लोग अभी जाने वाले थे। बद्री पहलवान सामने से अपने भुवन मोहन रूप में आ रहे थे। मलमल का कुर्ता जिसके नीचे बनियान पहनने की जरूरत नहीं समझी जाती थी, फागुन के लिए ठंडा होने पर भी उनके जिस्म पर झलमला रहा था। कमर में लंगोट तो बंधा ही था और आश्चर्य की बात यह थी कि उस पर लुंगी भी थी। पाँव में काले पालिशदार बूट, साफ सुथरे घुटे हुए सिर पर कड़वे तेल की चमक और उसके ऊपर, बहुत ऊपर नीला आसमान। रंगनाथ ने पहले सोचा था कि वह इस प्रेम पत्र को रूपन बाबू के सामने पेश करेगा और सिनेमा के संस्कृति के अधःपतन में योगदान जैसे विषय पर कुछ जुमले कहकर उसे बेला के प्रेम में गिरने से रोकेगा। वह जानता था कि रूपन बाबू से इस विषय पर बातचीत करना मुश्किल होगा, पर प्रेम पत्र मिलने जैसी करारी घटना को किसी कुंद तरीके से खत्म कर देना भी उसे ठीक नहीं जान पड़ा था। किंतु बद्री पहलवान को देखते ही उसने अपनी योजना बदल दी। जैसे किसी अमेरिकी एक्सपर्ट को देखते ही हम कभी कभी अपनी योजना बदल देते हैं। बद्री पहलवान ने प्रेम पत्र का दूर से मुआयना किया और इसे आसान बनाने के लिए रंगनाथ उसे अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए 1.5 फीट की दूरी पर खड़ा रहा। वे चुपचाप पूरे पत्र को पढ़ते रहे। एक जगह उन्होंने जब आँख सिकोड़ी तो रंगनाथ ने उन्हें मदद देने के उद्देश्य से कहा, फिर ये हंसी रात हो न हो, और कहा, हसीन मतलब है खूबसूरत। बद्री पहलवान ने एक डकार सी ली, जिसका तात्पर्य यह था कि समझाने की जरूरत नहीं, ऐसी बातें मैं खूब समझता हूँ। पूरा पत्र पढ़कर उन्होंने उसे अपने हाथों में ले लिया और मोड़कर अपने कुर्ते की जेब में डाल लिया। रंगनाथ ने कहा, रूपन बाबू बहुत गड़बड़ रास्ते पर चल रहे हैं और वह लड़की न जाने कैसा कूड़ा कचरा उसने इस चिट्ठी में भर दिया है। जवाब में बद्री पहलवान बड़े जोर से हंसे, बोले, चिट्ठी तो उस ससुरी ग्राम सेविका ने लिखी होगी, यहाँ उसी को ऐसी बातें आती हैं। तो क्या रूपन बाबू किसी ग्राम सेविका से फंसे हैं? पहलवान पूर्वत हंसते रहे, फिर अपने को रोककर बोले, नहीं नहीं, तुम तो हर बात उल्टी ही समझते हो। वह बेचारी ऐसा काम नहीं करती, सिर्फ दूसरों की चिट्ठियां लिख देती है। बद्री पहलवान अपनी राह पर चल दिए। रंगनाथ के चेहरे पर उलझन देखकर चलते चलते उन्होंने कहा, इस कागज की फिक्र न करो, मैं ठीक करा दूंगा। अदालत शहर की थी, पर उसमें लगभग समूचा शिवपालगंज आ गया था। जोगनाथ के खिलाफ चोरी के मुकदमे में सबूत की गवाही हो रही थी। वातावरण फूहड़ और अश्लील था। बरामदे में कुत्तों की तरह नागरिक लेटे हुए थे। होली नज़दीक आ गई थी, इसलिए लोगों की जबान पर मजाक और गालियां थीं। देह पर गंदे पर रंग बिरंगे कपड़े या लत्ते थे। मैले कुचेले, बढ़ी हुई दाढ़ियों वाले वादी प्रतिवादी साक्षीगण बीड़ी पीते हुए या गंदे दांतों के पीछे तंबाकू का चूरा सुरक्षित बनाए हुए चीख चीख कर बात कर रहे थे। एक औरत फर्श पर लेटी हुई एक बच्चे के मुंह में अपना स्तन ठूस कर दूध पिला रही थी और यह दृश्य कई उपस्थित नागरिकों के लिए बड़ा दिलचस्प बन गया था। हवा तेजी से बह रही थी और धूल और पत्ते उड़कर पूरे बरामदे में फैल रहे थे। पाँव में खाकी पट्टी लपेटे हुए पुलिस के 2 वर्दीदार सिपाही बरामदे में नंगे सिर घूम रहे थे। उनमें से एक के जूते, जो हमेशा किसी दूसरे की मरम्मत करने के लिए उद्धत रहते थे, सामने बरगद के पेड़ के नीचे एक मोची के पास मरम्मत के लिए गए थे। दूसरे के जूते इजलास के दरवाजे पर उतार कर रख दिए गए थे, क्योंकि अभी वे नए थे और पाँव में
अपने ही अंगूठे को काटने लगते थे। वकील लोग काम कुछ न भी हो तब भी काम के बोझ से दबे हुए बार बार इजलास के भीतर जाते और बाहर आ जाते थे। इत्मीनान से जम्हाई लेते हुए अहलमद लोग प्रत्येक 15 मिनट पर इजलास के बाहर आकर सामने एक पान की दुकान की ओर जाते थे और फिर किसी मुकदमेबाज को अपने पीछे डाले हुए किसी को बगल में लटकाए यह समझाते हुए कि आज काम बहुत है, अब परसों आना, मुंह में पान और चूना भरे हुए ऊँट की तरह गर्दन ऊपर उठाए हुए पुनः इजलास के सुरक्षित वातावरण में घुस जाते थे। बरामदे के कोने में लंगड़ भी बैठा था। प्रधान होने के नाते यहाँ तमाशबीनों में सनीचर का होना बहुत अनिवार्य था, इसलिए भी कि आज छोटे पहलवान पुलिस की ओर से जोगनाथ के खिलाफ गवाही देने आए थे। इस घटना का ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि छोटे पहलवान वैद्य जी के आदमी समझे जाते थे और जोगनाथ भी वैद्य जी का आदमी था। और अचानक ही ऐसी बात पैदा हो गई थी, एक ही आदमी के दो आदमी अभियुक्त और सबूत के गवाह की हैसियत से अलग अलग खड़े हो गए थे, जिसके लिए रूपन बाबू ने कुछ दिन हुए नौटंकी शैली में कहा था कि दो फूल साथ खिले, किस्मत जुदा जुदा है। सनीचर और गांव के बहुत से लोग इजलास के अंदर चले गए थे। लंगड़, जिसे सनीचर सिर्फ तफरी के लिए अपने रिक्शे पर बिठा लाया था, बाहर बरामदे में बैठा हुआ अपने नए श्रोताओं को अपने जीवन के अनुभव सुना रहा था। उसका सिर्फ एक जीवन था और उसमें सिर्फ एक अनुभव था। उसी को इस समय वह काफी विस्तार से बताता चल रहा था। तो बापू, इतने दिन के बाद पूरा 1 साल 3 महीना बीत जाने पर अब मामला ठीक हुआ है। नकल की दरख्वास्त में अब कोई कमी नहीं रही। मिसिल भी सदर से तहसील वापस पहुंच गई है। कल तहसील गया था तो पता लगा नकल बाबू ने अब हमारा काम हाथ में ले लिया है। आज तैयारी हो रही होगी, फिर उसका असल से मुकाबला होगा। बस अब 3-4 दिन की कसर है। एक वकील जो बरामदे के खंभे से टिके हुए सिगरेट पी रहे थे वहीं से बोले, इतने दिन मारे मारे फिरते रहे, पहले ही हमारे पास बल्कि किसी भी वकील के पास चले आए होते तो 3 दिन में यह काम हो गया होता। लंगड़ ने इन दिनों संतों वाली मधुर मुस्कान का इस्तेमाल करना सीख लिया था, जिससे चेहरे पर ओढ़ते ही लगता था कि दूसरा आदमी बचकानी बात कर रहा है, पर यह मेरी साधुता है कि मैं उसे झेल रहा हूं। उसी मुस्कान का काफी बड़ी मात्रा में प्रयोग करते हुए लंगड़ ने कहा, वकील की दरकार नहीं थी बापू, यह तो सत्य की लड़ाई थी। 5 रुपया बापू को दे दिया होता तो नकल 3 दिन नहीं 3 ही घंटे में मिल जाती। पर इस तरह न तो उसे लेना था न मुझे देना था। वकील ने कहा, उसे लेना क्यों नहीं था? रुपया दिया और उसने लिया नहीं। लंगड़ थक कर फर्श पर लेटने की तैयारी करने लगा और बोला, सत्य की लड़ाई थी बापू, तुम वकील हो, नहीं समझोगे। लोग हंसने लगे, पर लंगड़ ने लेटकर चुपचाप आंखें मूंद ली। फिर वह धीरे से कराहा। किसी ने पूछा, क्या मामला है लंगड़, ठंडे पड़ रहे हो? उसने आंखें मूंदे ही मूंदे सिर हिलाया, कुछ कहा नहीं। उसके पास बैठे हुए एक आदमी ने उसकी देह छूकर कहा, बुखार जैसा जान पड़ता है। एक बुढ़िया चुपचाप बैठी हुई घुक घुक किसी आंखों से संसार को दार्शनिकता पूर्वक देख रही थी। बोली, खराब दिन लगे हैं मेरे 2 लड़के भी बुखार में पड़े हैं। फसल पक गई है, कोई काटने वाला नहीं, चूहे नुकसान कर रहे हैं। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का इजलास, गया दिन की गवाही हो रही थी, जीरा खत्म होने को आ रही थी। अचानक जोगनाथ के वकील ने सवाल किया, तुम्हारी एक लड़की है? हाँ। उसका नाम बेला है? हाँ। उसकी उम्र लगभग 20 साल है? हाँ। अदालत ने गया दिन को संदेहपूर्वक, जिस तरह 20 साल की लड़की के बाप को देखना चाहिए, तीखी निगाह से देखा। तुम्हारे घर पर कोई दूसरी स्त्री भी है? हाँ, मेरी विधवा बहन है। पर वह हमेशा तुम्हारे यहाँ नहीं रहती है? नहीं, वह बराबर मेरे घर ही रहती है। वकील ने गरज कर कहा, तुम हलफ ले चुके हो, झूठ बोलोगे तो मुकदमा चल जाएगा। क्या यह सच नहीं है कि तुम्हारी बहन ज्यादातर अपने ससुराल में रहती है और इन दिनों
तुम्हारी लड़की घर पर अकेली रहती है। गया दिन चुपचाप खड़े रहे। वकील ने गरज कर दोबारा कहा, बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? आप इतना गुस्सा हो रहे हैं कि कुछ बोलना कठिन है। वकील ने उसी तरह कहा, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं। गया दिन कुछ नहीं बोले। तब वकील ने आवाज को धीमी बनाकर कहा, तुम्हारा क्या जवाब है? मेरी विधवा बहन बराबर मेरे घर पर रहती है। तुम्हारी लड़की की शादी हो चुकी है? नहीं। कब करने का इरादा है? करने का तो भगवान है। भगवान का नाम सुनकर अदालत ने अपना सिर ऊपर उठाया। अभी तक अदालत कुछ दूसरे कागजात देख रही थी जिनका इस मुकदमे से कोई संबंध न था। अब उसने वकील से कहा, इन सवालों का मुकदमे से कोई संबंध नहीं है। वकील ने कहा, श्रीमान, मैं संबंध बाद में स्थापित करूंगा। अदालत की सह पाकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपने गवाह की रक्षा के प्रति सचेत हो गया। उसने ऐतराज किया, श्रीमान, ये सवाल अप्रासंगिक है। अदालत ने कड़ी निगाह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देखा। यही इस ऐतराज का जवाब था। उधर जोगनाथ के वकील ने यह देखकर कि अदालत का मूड खराब हो रहा है, गया दिन से उनकी लड़की के बारे में वार्तालाप करना बंद कर दिया। दूसरा गवाह बुलाया गया। यह वही गवाह था जिसे जोगनाथ के मकान की तलाशी के समय प्रकट होकर और उसी क्षण वहां से भागकर पुलिस को सांत्वना दी थी कि गवाही में उसे किसी भी समय तलब किया जा सकता है। उसका नाम वैजनाथ था और वह शिवपालगंज के पंडित राधेलाल का चेला था। वही पंडित राधेलाल जिन्हें झूठी गवाही देने में उच्च कोटि की दक्षता मिल चुकी थी, जिन्हें आज तक बड़े से बड़ा वकील भी जीरह में नहीं उखाड़ सका था और पकड़ में न आने वाली झूठ बोल सकने के कारण ही पूरे जिले के मुकदमेबाजों और गवाहों में अभूतपूर्व प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। इधर कुछ दिनों से जब से पूरब वाली प्रेयसी के प्रेम ने उन्हें कुछ कुछ घुरघुस्सा बना दिया था, वे गवाही के सहारे चलने वाली प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए काफ़ी समय नहीं निकाल पाते थे। फलतः उन्होंने पहले की अपेक्षा मुकदमों में जाना बंद कर दिया था। बड़े वकीलों और डॉक्टरों की तरह अब वे सामान्य प्रैक्टिस न करके विशेषज्ञों वाली प्रैक्टिस करते थे, जो अब सिर्फ दीवानी के मुकदमों और उसमें भी उत्तराधिकार के मुकदमों तक सीमित थी। फौजदारी के मुकदमों में झूठी गवाही के स्तर को कायम रखने की दृष्टि से पिछले सालों में उन्होंने कुछ चेले तैयार कर लिए थे। उनमें बैजनाथ का स्थान सबसे ऊंचा था। वैद्यनाथ भीखमखेड़ा का रहने वाला था, पर आसपास के गांवों में गवाही के उद्देश्य से वह पहले से ही मौजूद माना जाता था। इस तरह उसकी प्रैक्टिस भीखमखेड़ा में ही नहीं, आसपास के कई गांवों में जम गई थी। यह भी सिर्फ आकस्मिक था कि जोगनाथ की गिरफ्तारी के दिन वह शिवपालगंज में ही था। वैसे गवाही देने के लिए उसका वास्तव में वहां होना न होना अप्रासंगिक था। वैद्यनाथ ने सबूत का पूरा मुकदमा दोहरा दिया। बताया, जोगनाथ के घर की तलाशी मेरी मौजूदगी में हुई। ये 3 जेवर मेरे सामने बरामद हुए। इन्हें मेरे सामने मुहरबंद किया गया। बरामदगी की रिपोर्ट मेरे सामने लिखी गई। इस पर मेरा दस्तखत भी मेरे सामने ही हुआ, आदि आदि। जोगनाथ के वकील ने जीरह शुरू की। तुम भीखमखेड़ा में रहते हो? जी हाँ। भीखमखेड़ा शिवपालगंज से 2 मील है? मैं नहीं जानता। फिर कितनी दूर है? शिवपालगंज में नौटंकी होती है तो भीखमखेड़ा में सुनाई देता है। 1 मील होगा, कह नहीं सकता। आधा कोस? नहीं मालूम। 20 मील? नहीं मालूम, मैंने नापा नहीं है। अदालत ने गवाह को घूर कर कहा, कितना फासला है दोनों गांवों में? बीच में कुछ खेत पड़ते हैं। कितने खेत? 10, 20, 50 खेत होंगे। सही सही बताओ, कितने खेत होंगे? नहीं मालूम, मैंने गिना नहीं है। अदालत ने घूरकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ देखा। उसने कहा, श्रीमान, गवाह सही कहता है, उसने खेत गिने नहीं हैं, पर दोनों गांव पास पास हैं, 1 मील के फासले पर हैं। दरोगा की गवाही में आ गया है। अदालत ने जोगनाथ के वकील से कहा, तब फासले के बारे में जिरह करने की क्या जरूरत है?
क्या आप दरोगा के बयान को चैलेंज करते हैं? चैलेंज नहीं करता हूं श्रीमान, पर जिरह तो करनी ही पड़ती है। क्यों? यह दिखाने के लिए कि गवाह की अक्ल कैसी है, या यह दिखाने के लिए कि खुद आपकी अक्ल कैसी है? अदालत के मुंह से यह बात सुनकर सफाई के वकील का चेहरा तमतमाया, पर तब तक अदालत जोर से हंसने लगी थी, जिससे साबित हो गया कि यह बात अपमान की नहीं, मजाक की है। ऐसा होते ही बारी बारी से जिसकी समझ में आता गया कि यह मजाक था, वह हंसता गया। आखिर में जोगनाथ का वकील भी हंसा। अदालतों का एक अलिखित कानून है कि अदालत और वकील अकबर बिरबल विनोद के पैमाने पर कभी कभी हाजिर जवाबी होते हैं और एक दूसरे से मजाक करते हैं। इस अनावश्यक रस्म का पालन हो जाने के बाद अदालत ने वे सब सवाल अस्वीकृत कर दिए जो भीखम खेड़ा और शिवपालगंज के फासले के सिलसिले में किए गए थे। पर अब ये सवाल तब अस्वीकृत किए जब उनके जवाब कागज पर लिखे जा चुके थे। वैजनाथ से आगे सवाल होने शुरू हुए। अब तक पुलिस की ओर से तुम कितने मुकदमों की गवाही दे चुके हो? याद नहीं है। मैं कहता हूं कि तुम अब तक पुलिस की ओर से 60 मुकदमों में गवाही दे चुके हो। कहते रहिए, मुझे याद नहीं है। इसके पहले भी तुम कभी पुलिस के गवाह बनकर किसी मुकदमे में आए हो? पुलिस का गवाह किस चिड़िया का नाम है? तुम सवाल के जवाब में सवाल मत करो, सीधा जवाब दो। तुम मुझसे तुम तड़ाक मत करो। मैं कोई गगड़ू घुसड़ू आदमी नहीं हूं। यह फटकार सुनकर वकील ने अदालत से रक्षा की प्रार्थना की। अदालत ने कहा, सवाल का जवाब ठीक ठीक दो। वैजनाथ ने झुककर कहा, सवाल भी तो हो गरीब परवर। ये पूछते हैं कि मैं पुलिस का कितनी बार गवाह रहा हूं। मैं पुलिस उलिस क्या जानूं? मैं तो सच्चाई की गवाही देता हूं। जो मालूम हो उसे कहने में हिचक नहीं, चाहे पुलिस वाला बुला ले, चाहे सफाई वाले बुला लें। अदालत के कुछ कहने के पहले ही जोगनाथ के वकील को गुस्सा आ गया। वास्तव में वे एक ऐसे वकील थे जो अपने गुस्से के लिए मशहूर थे और उनके दलाल प्रायः नए मुकदमेबाजों को उनका गुस्सा दिखाने के लिए ही इजलासों में पकड़ ले जाया करते थे। गुस्सा ही उनकी विद्या, उनकी बुद्धि, उनका कानूनी ज्ञान, उनका अस्त्र शस्त्र और कवच था। वहीं उनका साइन बोर्ड, उनका विज्ञापन, उनका पीतू मातू सहायक स्वामी सखा था। जब वे गुस्सा करते थे तो दूसरे लोग कांपें या नहीं, वे खुद थर थर कांपने लगते थे। समझदार अदालतें उनके गुस्से से अप्रभावित रहकर चुपचाप काम करती रहती थीं और उनसे खांसने और छींकने की श्रेणी का मामूली व्यवसाय समझकर उस पर कोई राय नहीं देती थीं। अगर किसी अदालत ने उनके गुस्से का बुरा माना तो उस अदालत की निंदा में वकील साहब बार एसोसिएशन में भाषण देते थे और एसोसिएशन प्रस्ताव पास करता था। यह अदालत समझदार थी, इसलिए उसने इस गुस्से पर ध्यान नहीं दिया। उधर वकील ने दहाड़ कर पूछा, मेरा सीधा सा सवाल है, काइयापंथी मत दिखाओ। बोलो, सरकारी मुकदमों में सबूत की ओर से तुमने अब तक कितनी बार गवाही दी है? वैजनाथ ने कहा, तो मेरा भी सीधा सा सवाल है वकील साहब, बताओ, डकैतों और हत्यारों की तरफ से तुमने अब तक कितने मुकदमों में पैरवी की है? वकील ने अपने गुस्से के जवाब में लोगों को सहमते आकड़ते हुए देखा था, इतने इत्मीनान से बदतमीजी करते हुए नहीं। इस जवाब के सामने उनका गुस्सा दुम हिलाने लगा। फिर चित्त होकर अदालत को चारों टांगे दिखाता हुआ लेट गया। वकील की आंखें अदालत की ओर उठ गईं। उसने कहा, श्रीमान, अब आप ही देखें इस गवाह के रवैये को। यह बेहुदे ढंग से बात कर रहा है, इससे अदालत की मानहानि हो रही है। बैजनाथ ने चालाकी के साथ सिर हिलाया, जैसे वकील दौड़ रहा हो और इधर से उसने लंगड़ी लगा दी हो। उसने धीरे से कहा, अपनी बेर तो कुछ नहीं, मैंने कुछ पूछ लिया तो अदालत से शिकायत करते हो वकील साहब। अदालत किसी जरूरी कागज को पढ़ने में लगी हुई थी, अतः वकील को अपनी प्रतिभा के सहारे ही इस गड्ढे से बाहर रेंगना जरूरी हो गया। उसने दांत दबाकर कहा, टके टके पर पुलिस की तरफ से झूठी गवाही देते हो बेटा, और उल्टे हम ही से जिरह करते हो।
वैद्यनाथ ने चारों तरफ एक अहंकारपूर्ण दृष्टि डालकर वकील की ओर तरस के साथ देखा और सबको सुनाकर कहा, अपना अपना कारोबार है। अदालत जरूरी कागजों पर दस्तखत कर चुकी थी। अब बड़े ही भोले ढंग से बोली, आपस में बातचीत करना ठीक नहीं। हाँ वकील साहब, जिरह जारी रखिए। वकील ने कहा, श्रीमान, इस गवाह से जिरह करना मुश्किल है। हर सवाल का जवाब देने में अटकता है। इसे नोट कर लिया जाए। अदालत ने बैजनाथ की तरफ गहराई से देखा। बैजनाथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ देखने लगा था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अदालत की तरफ देख रहा था। अदालत ने वकील से कहा, आगे चलिए। वकील ने सारस के ढंग से अपनी टांगें बदली और इसी तरह जिरह के एक ऐतिहासिक युग को समाप्त करके दूसरे में प्रवेश किया। तुमने सरकार बनाम चुरई दफा 379 के मुकदमे में सबूत की ओर से गवाही दी थी? मुझे याद नहीं है। यह गवाही तुमने इसी महीने में दी थी। बैजनाथ थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, इस महीने में मैंने एक गवाही दी थी। मैं अपने बाग के पास से निकल रहा था। एक आदमी एक पोटली लिए जा रहा था। तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं कि तुमने गवाही में क्या कहा था। सिर्फ यह बताओ कि पिछले महीने में भी तुमने गवाही दी थी। गवाही दी थी, पर मुकदमे का नाम हमें याद नहीं। इतनी देर बाद अब अदालत को भी गुस्सा आया। वह बोली, यह कैसे हो सकता है? हम तो देहाती आदमी हैं सरकार, पढ़े लिखे नहीं हैं। वकील ने कहा, श्रीमान, इस चालाकी को भी नोट कर लिया जाए। बैजनाथ ने कहा, श्रीमान, क्या क्या नोट करेंगे? आप ही नोट कीजिए। अपने मुंशी से कहिए, सब कुछ नोट कर लेगा। अदालत ने इस बार बैजनाथ को डांटा, बहुत डांटा। इतना डांटा कि थोड़ी देर के लिए बैजनाथ सचमुच ही सहम गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उधर डांटते डांटते अदालत का चेहरा लाल हो गया। पर जब अदालत की डांट दूसरे से तीसरे मिनट में पहुंची तो बैजनाथ संभल गया। उसे अपने उस्ताद पंडित राधेलाल की याद आ गई। उन्होंने समझाया था कि बेटा, गवाही देते समय कभी कभी वकील या हाकिम इजलास बिगड़ जाते हैं। इससे घबराना न चाहिए। वे बेचारे दिन भर दिमागी काम करते हैं। उनका हाजमा खराब होता है। वे प्रायः अपज, मंदाग्नि और बवासीर के मरीज होते हैं। इसलिए वे चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनकी डांट फटकार से घबराना न चाहिए। यही सोचना चाहिए कि वे तुम्हें नहीं, अपने हाजमे को डांट रहे हैं। यही नहीं, यह भी याद रखना चाहिए कि ये सब बड़े आदमी होते हैं, पढ़े लिखे लोग। ये लोग तुम्हारा मामला समझ ही नहीं सकते। इसलिए जब वे बिगड़ रहे हों तो अपना दिमाग साफ सुथरा रखना चाहिए और यही सोचते रहना चाहिए कि अब किस तरकीब से उन्हें बुत्ता दिया जाए। अदालत ने आखिरी हिदायत की कि सवालों का जवाब सिर्फ हाँ नहीं में दिया जाना चाहिए। जिरह का टैंक अब समतल जमीन पर घरघराता हुआ चलने लगा। आज से 6 महीने पहले तुमने सरकार बनाम विशेषर के मुकदमे में सबूत की ओर से गवाही दी थी? नहीं। यह उत्तर सच था, क्योंकि वैद्यनाथ ने यह गवाही 7 महीने पहले दी थी। साल भर पहले तुमने सरकार बनाम छुन्नू के मुकदमे में गवाही दी थी? नहीं। यह उत्तर भी सच था। छुन्नू का मुकदमा 14 महीने पहले हुआ था। नहीं, 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 हाँ, हाँ। इस तरह तुम अब तक कई मुकदमों में सरकारी गवाह रह चुके हो। आपने ऐसे सिर्फ 2 मुकदमे गिनाए हैं। इतने इतने मुकदमों में तुम पुलिस को बार बार गवाही के लिए मिल जाते हो। इसकी कोई खास वजह है? बैजनाथ ने अदालत की ओर देखकर शहीदों की आवाज में कहा, वजह यह है कि मैं जवां मर्द आदमी हूं। उसकी छाती तन गई। बदमाशों के खिलाफ गवाही देने के लिए हमारे उधर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। मैं बेधड़क आदमी हूं और गुंडागर्दी के सख्त खिलाफ हूं। इसलिए जो देखता हूं खुलेआम कहने में हिचकता नहीं हूं। वकील ने उसे रोकने की कोशिश की। अदालत ने हाथ हिलाकर उसे गवाह के कटघरे से निकल जाने के लिए कहा, पर बैजनाथ का व्याख्यान बंद नहीं हुआ। वह कहता रहा, मैंने कसम खाई है कि अपने क्षेत्र से मैं गुंडों को भगाकर दम लूंगा। मैं अपनी बात पर अटल हूं। इसमें यदि मेरे प्राण भी निकल जाएं तो मुझे इसकी चिंता नहीं। तुम्हारा नाम? छोटे पहलवान। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उनकी बात में संशोधन किया। पेशकार से कहा,
लिखिए छोटे लाल। छोटे पहलवान ने उसे इस तरह देखा मानो उन्हें सचमुच ही छोटा बना दिया गया हो। नाराजगी में उन्होंने लार घुटी। दूसरा सवाल हुआ, बाप का नाम? कुसेहर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने फिर संशोधन किया, कुसेहर प्रसाद। इस बार छोटे पहलवान ने उसे इस तरह देखा जैसे उनके बाप को किसी ने गाली दी हो। जात, बाभन, मुकाम हम गजहे हैं। ठीक है, पर तुम्हारे गांव का नाम क्या है? गंज। कौन गंज? छोटे पहलवान ने अकड़ कर कहा, कोई 100-200 गंज थोड़े ही हैं। फिर रुक कर कहा, शिवपालगंज। कहो भगवान की कसम, जो कहेंगे सच सच कहेंगे। कह दिया। कह दिया नहीं, मुंह से कहो, भगवान की कसम सच सच कहेंगे। मुंह से ही कह दिया। अर्दली अदालत का मुंह देखने लगा। वार्तालाप में 1.5 लाख पैदा हो गया था। अदालत ने छोटे पहलवान को गौर से देखा। चढ़े हुए कल्ले, बैल की सी गर्दन, बकौल गया दिन, बिना सूंड का हाथी। उधर अदालत का व्यक्तित्व बुद्धिजीवी था। उसने अर्दली को हुक्म दिया, गवाह से कहो बाहर जाकर मुंह साफ करके आए। बाहर जाकर पहले मुंह साफ करके आओ। छोटे पहलवान ने अंगूछे से मुंह का फर्जी पसीना पोंछ डाला। फिर इत्मीनान से कटघरे का सहारा लेकर इस तरह झांकने लगे जैसे कोई जहाज की रेलिंग के सहारे खड़ा हुआ समुद्र में जल जंतुओं को देखता है। अदालत ने हुक्म दिया, गवाह का मुंह साफ कराओ। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने छोटे पहलवान से कहा, बाहर जाकर पान थूक आओ। छोटे पहलवान सचमुच ही इस समय बड़े आत्मविश्वास के साथ पान दबा रहे थे। उन्हें लगा उनसे कहा जा रहा है कि अपना आत्मविश्वास थूक आओ। उन्होंने यह बात अनसुनी कर दी, पर धीरे से पान हलक के नीचे उतार लिया और एक बार अंगूछे से फिर मुंह पोंछ डाला। अदालत ने अर्दली को हुक्म दिया, गवाह को हलफ दिलाओ। अर्दली ने इस समझौते को विकृत निगाह से देखते हुए छोटे पहलवान से कहा, कहो भगवान की कसम, जो कहेंगे सच सच कहेंगे। सच सच कहेंगे, भगवान की कसम, भगवान की कसम। छोटे पहलवान ने इधर उधर देखते हुए इस बार अनायास कह दिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पहले छोटे पहलवान से जोगनाथ के घर में तलाशी संबंधी सवाल पूछे। वे यहाँ तक जवाब देते गए कि दरोगा जी जोगनाथ के साथ ही उनके घर में घुसे थे। फिर घर की तलाशी ली गई। हाँ, क्या निकला? कुछ नहीं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की निगाह मत्थे पर चढ़ गई। उसने जोर देकर पूछा, मैं पूछ रहा हूं तलाशी में क्या निकला? निकलेगा क्या, घंटा? जोगनाथ और उसके वकील दोनों साथ साथ मुस्कुराए। पीछे से सनीचर ने कहा, शाबाश, अड़े रहो बेटा। यह कौन बोल रहा है? क्या बदतमीजी है? अदालत ने गंभीरतापूर्वक जिज्ञासा की, पर सनीचर तब तक अदालत के बाहर पहुंच चुका था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा, तलाशी में 3 जेवरात निकले थे जो तुम्हारे सामने रखे हुए। जोगनाथ का वकील उछलकर सामने आ गया। अदालत से बोला, श्रीमान, यह तो जीरा है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा, हुजूर, गवाह खिलाफ हो गया है, मैं इससे जिरह करने की इजाजत चाहूंगा। अदालत ने गंभीरतापूर्वक कहा, कीजिए। जोगनाथ के वकील ने ऐतराज किया, श्रीमान, ये लिख कर दें कि ये इस गवाह को खिलाफ मान रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपनी फाइल से एक दरख्वास्त निकाली जो निश्चय ही पहले से लिखी गई थी। दरख्वास्त इजलास में पेश कर दी गई। वकील सफाई ने फिर ऐतराज किया, श्रीमान, यह दरख्वास्त पहले की लिखी गई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालत ने विद्वतापूर्वक कहा, पर इधर से उसकी सफाई में कुछ कहना जरूरी हो गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला, हुजूर, ये तो रोज का कारोबार है। अदालती दाव पेच हर मौके के लिए पहले से तैयार होकर आते हैं। ठीक है, ठीक है, आप जिरह कीजिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने छोटे पहलवान की ओर मुड़कर अपना सवाल दोहराया, ये जो 3 जेवरात तुम्हारे सामने रखे हैं, ये तलाशी के वक्त जोगनाथ के घर से बरामद हुए थे? इस अदा से जैसे वे बेमतलब की झाएं झाएं नहीं करना चाहते, छोटे पहलवान ने अदालत से कहा, मेरा जो बयान था वह हो चुका, तलाशी में कुछ नहीं निकला। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मिसिल से कागज निकाल कर कहा, यह फर्द बरामदगी तुम्हारे सामने लिखी गई है। मेरे सामने तो बस गाली गलौज होता रहा, लिखा पढ़ी की नौबत नहीं आई। इस फर्द पर तुमने दस्तखत किया है, देखकर बताओ। छोटे पहलवान ने कागज को देखा भी नहीं, अकड़ कर कहा, नहीं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने
एक स्थान पर छोटे से दस्तकों की ओर इशारा करके कहा, ये देखो, अच्छी तरह देख लो, ये दस्तखत तुम्हारे ही हैं। छोटे पहलवान ने अदालत से कहा, मेरा बयान तो हो गया सरकार, अब वे क्यों बार बार उसी सवाल को थोप रहे हैं। पर अदालत ने इस बार सहानुभूति नहीं दिखाई, चेतावनी दी, कागज देखकर जवाब दो, गलत बयानी की तो जेल हो जाएगी। छोटे पर इसका कोई असर नहीं हुआ, सीना तान कर बोले, जेल का तो कारोबार ही होता है हुजूर। जब अदालत में आ गए तो एक टांग जेल में रखी है और एक बाहर, पर मैं कागज को क्या देखूं। पढ़ना लिखना मेरे लिए ऊनामासी हराम है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने आवाज ऊंची करके कहा, तब तुम दस्तखत कैसे कर लेते हो? यह दस्तखत तुमने नहीं किया है? इतनी देर बाद जोगनाथ के वकील ने मुंह खोला, जैसे कोई किसी बछड़े को प्यार से पुचकार रहा हो। उसने कहा, धीरे धीरे एक एक सवाल कीजिए, गवाह कहीं भागा नहीं जा रहा है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस पर बिना ध्यान दिए सवाल किए, तब तुम दस्तखत कैसे कर लेते हो? दस्तखत कौन करता है? किसी ने हमारी 7 पीढ़ी में भी दस्तखत किया है कि हम ही करेंगे? देख लो जाकर, 500 कागज रखे हैं, हर एक पर मैंने अंगूठे का निशान लगाया है, बराबर। छोटे पहलवान ने अभिमानपूर्वक अदालत में चारों तरफ निगाह फेंकी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने फिर पूछा, मैं कहता हूं, इस कागज पर तुमने दस्तखत किया है? बोलने को तुम तीतर जैसे बोले जाओ, कौन मना करता है? अदालत ने टोका, तमीज से बात करो। छोटे पहलवान जोश में आ गए, बोले, अपनी अपनी तमीज है सरकार, इनकी धौस में आकर गलत बात क्यों कहूं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपने कागज समेट लिए, कहा, मुझे कुछ नहीं पूछना है। छोटे पहलवान लुंगी समेटते हुए खिसकने लगे। तभी जोगनाथ के वकील ने कहा, मैं कुछ सवाल पूछूंगा श्रीमान। अदालत को कोई एतराज नहीं था। वकील ने पूछा, गया दिन की लड़की बेला को तुम जानते हो? कौन नहीं जानता है? इधर उधर की बात ना करो, अपने बारे में बताओ, तुम खुद जानते हो कि नहीं? जानता क्यों नहीं हूं? वह लड़की कैसी है? बदचलन है। अदालत ने कहा, यह जीरन निरर्थक है, इसका मुकदमे से कोई संबंध नहीं है क्यों नहीं श्रीमान? बात अभी साफ हुई जाती है। वकील ने चुटकी बजाते हुए कहा। कसकर उसने छोटे पहलवान से पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि बेला बदचलन है? आंखों से देखा है? क्या देखा है? कि वह जोगनाथ के साथ बदचलनी कर रही है। गया दिन ने इसीलिए जोगनाथ को इस मुकदमे में फंसाया है। इसके बाद जिरह उसी पुराने ढांचे पर आ गई जिससे अदालतों में 1000 बार प्रमाणित किया जा चुका है कि संसार में कोई चोर नहीं होता, बल्कि जिसे चोर समझा गया है वह गृहस्वामी की पत्नी, बहन या बेटी का प्रेमी था, जिसे उसने रात्रि के एकांत में सैया लाभ के लिए बुलाया था। पर गृहस्वामी ने उसे अपना बंधु, बहनोई या दामाद नहीं कहा। वह उसे चोर कहने पर उतर आया और श्रीमान, उसका परिणाम यह है कि वे दरोगा जी अब शिवपालगंज में नहीं थे। अपने टूटे फूटे पलंग, दुधारू गाय और कॉन्वेंट गामिनी कन्या के साथ वे शहर में आ गए थे और किसी गली में बड़ी मुश्किल से ढूंढकर पाया हुआ एक छोटा सा किराए का मकान लेकर रहने लगे थे। वे किसी विशेष कार्य में लगा दिए गए थे जिसमें उन्हें सामान्य नागरिक की तरह रहना पड़ता था, और चूंकि सरकारी आदमियों के लिए सामान्य नागरिक की तरह रहना बड़ी खेदजनक दशा का घोतक है, इसीलिए उन्हें देखकर खेद होता था। पर चूंकि उन्होंने जोगनाथ के विरुद्ध चोरी के मुकदमे की जांच की थी, इसीलिए उन्हें आज इजलास में आकर फिर से गजों के संपर्क में आना पड़ गया था। छोटे की गवाही सुनते ही उन्होंने छी छी कहना शुरू कर दिया, और इसके पहले कि अदालत की निगाह उन पर पड़े, वे गया दिन का हाथ पकड़कर बाहर निकल आए। थोड़ी देर दोनों चुपचाप खड़े रहे। अंत में दरोगा जी ने कहा, एक गज है, बेईमानों की भी हद है। ऐसी कन्या के लिए इस तरह की बातें करते हुए इनकी जबान भी नहीं टूट गिरती। गया दिन फर्श की ओर देख रहे थे। एक आलपीन 2 ईंटों के बीच में पड़ी हुई थी। लगता था कि वे सोच रहे हैं इसे उठाया जाए या नहीं। दरोगा जी धिक्कार भरी आवाज में बोले, कोई किसी के लिए कुछ भी कह सकता है, भले आदमी को कोई भी पूछने वाला नहीं। तब गया दिन ने कहा अपनी चीर परिचित थकी हुई ठंडी आवाज में, यह तो होना ही था दरोगा जी। जिस दिन आपने जोगनाथ को पकड़ा था, मैं समझ गया था कि मेरे घर में अब किसी की भी इज्जत बच नहीं सकती। मुझे बड़ा अफसोस है,
अफसोस की कोई बात नहीं। आपका क्या कसूर? जिसे चोर बनाकर जेल भिजवाना चाहोगे वह अपनी ओर से कोई कसर थोड़ी ही उठा रखेगा। मेरी तो देह जलने लगी। मेरे लिए देह न जलाओ दरोगा जी, यह तो अपने देश का चलन है। जब कचहरी का मुंह देखा है तो सभी को झेलना पड़ेगा। जिसे यहाँ आना पड़े समझ लो उसका कर्म ही फूट गया। तुम देह जलाकर क्या कर लोगे दरोगा जी? जोगनाथ का वकील तीर की तरह बाहर आकर किसी दूसरे इजलास की ओर भागा। पीछे पीछे भागते हुए मुवक्किलों ने उससे कहा, जल्दी न करो, अभी छुटने दो जोगनाथ को, फिर एक एक को समझा जाएगा। हाँ हाँ, पुलिस को भी। दरोगा जी ने चौंक कर देखा, पर उनके देखने को कुछ भी बाकी न था। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास राग दरबारी के भाग 25 का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास राग दरबारी के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।